गैंग्स ऑफ कासगंज। नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। यूपी में खाकी एक बार फिर से लहूलुहान हुई है। एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस वालों को निशाना बनाया, जिससे कानपुर में हुए बिकरू कांड की खौफनाक यादें सभी के जेहन में ताजा हो गई हैं। इसके साथ ही वो सवाल फिर से उठने लगे हैं कि आखिर यूपी में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं कि वो कानून के रखवालों को भी अपना निशाना बनाने से नहीं डरते। कासगंज कांड के आरोपियों पर मुख्यमंत्री योगी ने एनएसए लगाने का आदेश दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक फरार है। ये रिपोर्ट देखिए। दलील दीजिए। पुलिस का बैकअप हमेशा रहता है, पुलिस का बैकअप रहता है। पुलिस टीम पूरी विश्वास के साथ दबिश देने आई थी, लेकिन चूंकि बदमाशों की संख्या थोड़ा ज़्यादा थी तो इसलिए उनको ओवर पावर नहीं कर पाई। अन्यथा जो है तो भविष्य में इस तरह की हिदायत हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि पर्याप्त पुलिस बल के साथ ही दबिश जाए, खासकर कि इस तरह के प्रभावित। चिंता जताइए। इस तरह का हमला अपराधी तत्वों द्वारा पुलिस पार्टी पर करना न केवल चिंता का कारण है, वरन गंभीर बात है और हमने उसको उसी गंभीरता से लिया भी है और सियासत भी करी। ये तो बिल्कुल चंबल राज हो गया। पहले डाकू किया करते थे ये काम कि हत्या के बदले हत्या। अब पुलिस करेगी तो डाकुओं में, चंबल के डाकुओं में और पुलिस में फर्क क्या रह गया? अरे कानून के रखवाले ही अगर कानून अपने हाथ में ले लेंगे तो बचेगा क्या? पर ना सुनिए तो बस उस परिवार का दर्द जिसका कोई अपना फर्ज की राह में शहीद हो गया है। और उस सवाल पर भी जुबान सिल लीजिए जो पूछ रहा है कि आखिर यूपी की पुलिस इतनी मजबूर कैसे हो जाती है कि कोई अदना सा बदमाश बेरहमी से कानून के रखवालों का ही कत्लेआम कर देता है। जिस वर्दी का खौफ अपराधियों के दिलों में होना चाहिए, वो वर्दी तार तार कर दी गई। खून से लथपथ शरीर, कंधे पर जाते दारोगा जी यूपी के एनकाउंटर पुलिस वालों को छलनी कर रहे हैं। डंडा, सरिया, ईंट, पत्थर, एक बार फिर हर तरीके से खाकी को कुचलने की कोशिश की गई। जब पहुंचे थे तो यहीं पर उनकी लड़ाई, सबसे पहले यहाँ पर मुठभेड़ हुई थी, उसके बाद बंधक बना लिया था, ऐसा कहना है मोती और उसके साथियों ने, क्योंकि करीब 8 से 10 लोग मोती के गैंग में है, ऐसी जानकारी आ रही है। बंधक बना लिया था और बंधक बनाने के बाद मारपीट करके देवेंद्र को यहाँ से कुछ दूरी पर, सामने जहाँ पे ये खेत आप देख रहे हैं, जहाँ पे एक पेड़ आपको नजर आ रहा है, उससे थोड़े आगे पर देवेंद्र को, जबकि तकरीबन आधा किलोमीटर दूर दूसरे जो सिपाही थे उनको फेंका गया। सिपाही की शहादत के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है, लेकिन सवाल है कि कासगंज में बिकरू जैसा कांड दोहराया कैसे गया। शायद यूपी पुलिस कोई सबक सीखने को तैयार ही नहीं है, और अगर होती तो 10-10 मुकदमे के आरोपी और पुलिस पर पहले भी गोली चला चुके हिस्ट्री शीटर पर दबिश देने के लिए सिर्फ 2 पुलिस वालों को ना भेजा जाता। पुलिस का बैकअप हमेशा रहता है, पुलिस का बैकअप रहता है। पुलिस टीम पूरी विश्वास के साथ दबिश देने आई थी, लेकिन चूंकि बदमाशों की संख्या थोड़ा ज़्यादा थी तो इसलिए उनको ओवर पावर नहीं कर पाई। अन्यथा जो है तो भविष्य में इस तरह की हिदायत हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि पर्याप्त पुलिस बल के साथ ही दबिश जाए, खासकर कि इस तरह के प्रभावित। कासगंज में सिपाही की शहादत के बाद यूपी पुलिस के आला अधिकारियों की नींद टूटी तो मुख्य आरोपी मोती के एक भाई एलकार को सुबह सुबह एनकाउंटर में मार गिराकर पुलिस ने फजीहत कम करने की कोशिश की। लखनऊ से एसटीएफ निकल गई, एसटीएफ की टीम यहां पर पहुंची और उसके बाद सुबह 5:30 बजे के आसपास मोती का एक भाई एलकार, जिसके खिलाफ 4 मामले दर्ज थे, पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। बाकी अपराधियों की अभी तलाश है। मोती, जो कि मुख्य आरोपी है, अपने सभी साथियों के साथ फिलहाल फरार है। एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पुलिस वालों पर हमला कब और कैसे हुआ। दरअसल नगला धीमर गांव में मुख्य आरोपी मोती धीमर और उसके भाई अवैध शराब का धंधा चलाते हैं, जो कई मामलों में वांटेड है। मंगलवार दोपहर दारोगा अशोक सिंह और कांस्टेबल देवेंद्र दबिश देने पहुंचे थे। अपने अड्डे पर पुलिस टीम को देखकर अपराधी भड़क गए और दोनों पर हमला बोल दिया। इस हत्याकांड के बाद मुख्य आरोपी और उसके साथियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है और आला अधिकारी जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिला रहे हैं। हमारे एक जांबाज साथी की जान गई है और एक हमारे सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसको हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल हमारे थे जो पकड़ने गए थे उन लोगों को जिनके ऊपर इस तरह के केसेस थे। एक लीगल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए गए थे।
और उस पर इस तरह का हमला अपराधी तत्वों द्वारा पुलिस पार्टी पर करना न केवल चिंता का कारण है, पर गंभीर बात है और हमने उसको उसी गंभीरता से लिया भी है। लेकिन इस एक्शन के बावजूद असल सवाल अब भी बना हुआ है कि अपराधियों की बड़ी कार्रवाई के लिए यूपी पुलिस अधिकारी किसी शहादत का इंतजार क्यों करते हैं। देवेश पाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, नगला धीबर, कासगंज, आज तक। आखिर कब तक शहीद होंगे पुलिस वाले, लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं। यूपी पुलिस भले ही अपराधियों की सफाई का दावा करती हो, लेकिन प्रदेश में इस ऑपरेशन क्लीन में पुलिस वालों को भी अपनी शहादत देनी पड़ रही है, जो कि पूरे सिस्टम और प्रक्रिया पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए आंकड़ों के जरिए जल्दी से आपको समझाते हैं कैसे एनकाउंटर में पुलिस और अपराधियों के बीच खूनी खेल चल रहा है। ये तमाम आंकड़े जो इस वक्त आपके सामने हैं, यकीनन ये आंकड़े उत्तर प्रदेश की अभी की जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस कर्मियों की मौत के मामले एनकाउंटर 6126 में है, अपराधी 122 ढेर हुए हैं, लेकिन पुलिसकर्मी 13 मारे गए हैं। 2020 के ये आंकड़े इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और यकीनन ये आंकड़े पुलिसकर्मियों को लेकर कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। 13,361 हालांकि अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है, 2,296 अपराधी घायल हुए हैं, लेकिन पुलिसकर्मी 909, इनकी भी तादाद कहीं ज्यादा बड़ी है। ये उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे आप देखेंगे 2017 से लेकर 2020 के एनकाउंटर के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसके बारे में हम आपको यूपी के मामले में लगातार जानकारी दे रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ मोहसिन रजा जो मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनुराग भदौरिया जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले मोहसिन साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, अपनी पीठ आप लोग थपथपाते रहिए एनकाउंटर को लेकर कि अपराधियों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है, लेकिन सरकार और आप इस बात का जवाब दीजिए कि पुलिस वाले अपराधियों के इस तरह से चुंगल में क्यों फंस रहे हैं और एक के बाद एक पुलिसकर्मियों की शहादत क्यों हो रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं अपने उस शहीद पुलिस जवान को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं बात को। इसी पुलिस ने आज हमारे प्रदेश को अपराध मुक्त किया है लगभग, और इसी विश्वास के साथ में पुलिस आज काम कर रही है। हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की कि लगातार आपने जो आंकड़े दिखाए, 13,000 से ज्यादा अपराधी जेल भेजे जा चुके हैं और कितने अपराधियों के साथ इनकाउंटर इसी पुलिस ने हमारी किया है, जो हमको सुरक्षा दे रही है, हमारी 23 करोड़ जनता को सुरक्षित रख रही है। और यही विश्वास के कारण जैसे ही कोई सूचना मिलती है तुरंत हमारी पुलिस कार्रवाई करती है। वहां पर घात लगाए हुए अगर किसी ने भी इस तरह का दुस्साहस किया है तो उसका परिणाम 4 से 8 घंटे के अंदर यही पुलिस देती है इनकाउंटर करके। एक अपराधी को मार भी गिराया है। हम बलिदान को, हम अपने शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने सवाल देते। का जवाब दीजिए, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि वो जब पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं तो आम आदमी की क्या बिसात वहां पर। देखिए चित्रा जी, आप बात करिए, आप प्रश्न उठाइए, लेकिन आप परसेप्शन ले लीजिए। जब से आदरणीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, अपराध का ग्राफ नीचे गया है, अपराधी भाग रहा है। हम नाम क्या लें, आप जानती हैं, लगातार आप चला रही हैं टीवी चैनल पर, सभी चैनल चला रहे हैं कि कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में आना नहीं चाहता, क्योंकि जानता है कि पुलिस का इकबाल बढ़ा है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अपराध खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश में, और जो थोड़े बहुत बचे हैं उनको भी पीछे जेलों के जाना होगा, जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा, अन्यथा इनकाउंटर अगर करेंगे तो पुलिस उन पर इसी तरह से प्रहार करती रहेगी। और अनुराग भदौरिया अगर हमारे किसी पुलिस के जवान को शहीद कर दिया किसी ने, तो उसका परिणाम भी भुगतना होगा। ठीक है, जवाब भी दीजिए मोहसिन साहब ने जो बात कही। और अनुराग भदौरिया, अगर एनकाउंटर होता है अपराधियों का तो आप लोग आ जाते हैं ढोल लेकर कि एनकाउंटर क्यों कर रही है सरकार, क्यों उस तरह की स्थिति को पैदा कर रही है, और अगर वो नहीं करते हैं तो फिर आप लोग सवाल खड़े करने लगते हैं। क्यों मुस्कुरा रहे थे आप, किस बात का है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ गाल बजाना जानती है और अपने काम का बेवजह का ढोल बजाना जानती है। इनसे पूछा जा रहा है कि लगातार ऐसी कोई घटना बताइए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पुलिस वालों का एनकाउंटर हो रहा है, लगातार अपराधियों को डर ही नहीं है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले सुबोध सिंह का क्या हाल हुआ था सबने देखा था, इंस्पेक्टर, उसके पहले कानपुर में
हिंदू अगर कांड हुआ था सब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, समाजवादी मंत्री जी सुन पार्टी लीजिए। के लोग अरे बताएंगे आप कि क्या अपराधी प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए, अपराध मंत्री हैं, के कम से कम जननी आपकी है बात ये। सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। ये अपराध चित्रा जी, के क्या मतलब जननी है। ऐसे गंभीर व्यक्ति ये को बुलाया इन्हीं का करो जिसके पास कुकर्म है। गंभीरता हो। समाजवादी पार्टी का कुकर्म है जो आदरणीय योगी जी साफ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। अपराधीकरण तो आपने किया है, आपकी सरकार ने किया है। अपराधियों को तो महिमा मंडित आपने किया है, उसी को सफा कर रही है हमारी पुलिस। आदरणीय योगी जी की सरकार में अपराधी भाग रहा है उत्तर प्रदेश से, और आपकी सरकार में अपराधी पाल रहे थे आप लोग। आपने अपराध पाला है, आपने अपराधियों को पालने का काम किया है, हमने अपराधियों को जेल में डालने का काम किया है। आदरणीय योगी जी की सरकार में क्या बात करेंगे आप? बार बार आकर आप इधर उधर की कुतर्क मत दीजिए, तर्कसंगत बात एक बार कीजिए। सुन लीजिए। नहीं बोले, दोनों लोग आप बोलेंगे तो आपकी नहीं, आवाज नहीं, कभी आप समझ में नहीं तर्कसंगत बात आएगी। एक करिए। सेकंड सर, बोलिए बोलिए। अरे अनुराग तर्कसंगत भदौरिया, आप आए, नहीं, मैं ये साहब बोल रहा हूं, बताइए, आपको मालूम नहीं। अपराधियों को मैं लेकर बात जब वो कीजिए, बोल रहे थे, आप चित्रा मुस्कुरा जी, रहे थे, वो चित्रा जी, चुटकुला सुना रहे थे आप मोहसिन उत्तर रजा। प्रदेश की 23 करोड़ जनता से परसेप्शन ले लीजिए। बोलिए अनुराग भदौरिया। आप 23 करोड़ जनता किस से बात को चित्रा जी लेकर आप मुस्कुरा पता रहे थे करा आप? लीजिए। ठीक है, क्या मोहसिन साहब आज एक उत्तर मिनट सुन लीजिए प्रदेश उनको। अपराध मुक्त हो रहा है? क्या आप भी डरते हो चित्रा जी? आवाज अनुराग भदौरिया, ये जो ज्ञान है ना कि मीडिया के लोग क्यों डरते हैं, ये अपने पास रखिए, ठीक है ना सर? ये अपने पास रखिए, ये बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपना पक्ष रखिए, वरना समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान के क्या आंकड़े रहते मैं आपको दूंगी। लेकिन बताइए, अभी जो बातें उन्होंने कही है, मोहसिन रजा से लड़िए ना सर, मीडिया से आप लोग बेवजह लड़ने चले आते हैं। मेरी बात तो एक साल के बाद यूपी में इलेक्शन होना है, बीजेपी से लड़ना है, मीडिया से मत लड़िए। बोल लीजिए अब, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि मैं चैलेंज करता हूं, सिर्फ ये बता दें कि उस सिपाही का क्या नाम था जिसकी मौत हुई है, और इंस्पेक्टर जो घायल है उसका नाम, ये बस नाम बता दें, मैं समझ जाऊंगा कि ये मंत्री है और इनको संवेदनाएं हैं। चलिए नाम बता दीजिए। बेकार की बातें करते हो। अशोक सिंह और विनोद सिंह दोनों हमारे बहादुर जवान वहां पर गए, एक इंस्पेक्टर और एक सिपाही, और सिपाही को जिस तरह से वहां पर लड़ते हुए उसने शहादत दी है। हमें गर्व है अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर। आपके नेताओं ने तो पुलिस को हत्या की है, पुलिस की आपके नेताओं ने, आपके पाले हुए अपराधियों ने हत्या की है पुलिस जवानों की आपकी सरकार में। हमारी सरकार में नहीं चलेगा। हत्या हो जाती है। अरे भैया, महिमा मंडित अपराधियों को आप ही लोग करते थे, यह आपका कोड है जिसको हम साफ कर रहे हैं। आदरणीय योगी जी की सरकार में अपराधी उत्तर प्रदेश में रुकना नहीं चाह रहा है, भाग रहा है। कहां अपहरण नहीं हो रहा है? सोचो आप, अपहरण की घटना, चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पे है। यहाँ पे जंगल का राज चल रहा है, अपराधियों का बोलबाला है। इनके बस का कुछ नहीं बचा है, सिर्फ माहौल बनाना जानते हैं। ये इसके जननी आप लोग हैं। हमने 4 वर्षों में हद तक खत्म किया है। आपने पिछले 15 वर्षों में इनको पाला पोसा। अनुराग भदौरिया, आपकी बात हो गई। अब मैं अगला सवाल मोहसिन साहब, आप पिटवाते थे। कल 11 तारीख है और 4 साल पहले 2017 में वोटिंग हुई थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, 4 सालों के दौरान जो बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे कि जो अपराधी हैं वो यूपी छोड़कर चले जाएं, वरना उनका जो अंजाम होगा वो खुद भुगतने के लिए तैयार रहें। साहब, ये क्या हो रहा है? पुलिसकर्मियों की मौत के आंकड़े 2020 के 13 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। पुलिसकर्मी वहां पर अपराधियों को पकड़ने के लिए जाते हैं या खुद अपनी शहादत देने के लिए जाते हैं? इनके बच की नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपराधियों का राज कर दिया। अपराधियों चित्रा, सुन लीजिए, चित्रा, अनुराग भदौरिया एक बार इनको सुनिए चुप करिए तो मैं बताऊं। हाँ, वो चुप रहेंगे। ये सब इन्हीं का पाप है उत्तर प्रदेश में। ये समाजवादी पार्टी के दौरान जो महिमा मंडित किया गया था अपराधियों को, पूरे प्रदेश के कोने कोने में सरकार बनाने के लिए अपराधियों को मंत्री बनाया जाता था। हमने ऐसा काम नहीं करती भारतीय जनता पार्टी। हम न्यायपूर्ण सरकार चलाते हैं, कानून का राज स्थापित करते हैं। आदरणीय योगी जी की सरकार ने कानून का राज स्थापित किया है। आज हमारी पुलिस साहस के साथ में अपराधियों से लड़ रही है। लगातार हजारों की तादाद में एनकाउंटर किया है। अब आप दोनों लोग बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अनुराग भदौरिया, एक बार उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा प्लीज। दर्शकों को भी आप लोगों की बात समझ में नहीं आएगी। एक बार मोहसिन रजा को बोल लेने दीजिए, उसके बाद अनुराग आप बोलिएगा। लेकिन अनुराग भदौरिया, मैं सीधे आपसे सवाल कर लेती हूँ, एक सेकेंड। मैं चाहूंगी कि जरा फिर से वो आंकड़े रखे जाए सामने, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से 13 पुलिसकर्मियों की अगर शहादत हुई है तो 6000 से ज्यादा एनकाउंटर की कोशिश और उनमें 122 अपराधियों को मार गिराने में भी कामयाबी मिली है। तो यह भी तो कामयाबी उन्हीं के हिस्से में जाती है ना अनुराग भदौरिया? तो मैं बता तो रहा हूं। अच्छा, कमाल की बात करती है चित्रा जी। मैं इनसे पूछता हूं, कौन अपराधी को, किस अपराधी को उन्होंने मार गिराया?
अब देखिए अभी जो कांड हुआ, अब उस कांड में 11 केसेस उसके खिलाफ थे। क्या सरकार कर रही थी ये? क्यों नहीं सरकार अब तक पकड़ा? जब पुलिस वाला मारा गया तब ये जगते हैं। 11 आपराधिक मुकदमे उसके खिलाफ थे। इसके पहले विकास दुबे का भी यही हाल था। जहां भी आप चले जाइए ये कहते हैं इनकाउंटर, कितने तो फर्जी इनकाउंटर करके अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। अगर आप सही मायने में अपराधी का इनकाउंटर करते तो चित्रा जी आज उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध मुक्त हो गया होता। बोलिए इन्होंने मोहसिन साहब। कभी भी अपराधियों का ठीक है, इनकाउंटर नहीं क्लोजिंग किया। कमेंट मोहसिन रजा, क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, माइलेज मिले, जिससे न्यूज बने। अपराध अगर मुक्त इन्होंने प्रदेश इनकाउंटर कब सही होगा, नहीं किए होते तो हथरस वो जैसा सवाल कांड खड़े होता। कर रहे हैं। ठीक है, अन्य हो गए, आपके अनुराग बड़े भदौरिया हो गई होता। आपकी बात। मोहसिन साहब जल्दी बताइए। देखिए चित्रा त्रिपाठी जी, आपने जिस तरह से आंकड़े रखे, इनको आईना दिखाया, पूरे प्रदेश और देश ने देखा कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार में इतने इनकाउंटर हुए, इतने अपराधी मारे गए, कितने अपराधियों को जेल भेजने का हमारी इसी पुलिस ने काम किया। आज इनको शर्म आना चाहिए बोलने से पहले, क्योंकि इन्हीं के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो इनकी सरकार के थे, सदन में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हमें ये बात बहुत गलत है कि हमारी पुलिस पिट रही है। आप सदन के अंदर के बयान हैं इनके दिखा सकती हैं आप निकाल कर कि उन्हें मानना पड़ा कि पुलिस उत्तर प्रदेश में पिटती थी, लेकिन आज पुलिस साहस से अपराधियों पर जाकर वार करती है। मोहसिन रजा साहब, आप समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाते रहिएगा, लेकिन मौजूदा वक्त में तो जिम्मेदारी आपकी है ना, और हम इस बात की उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है सर, वक्त की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना पड़ा है। दोनों लोगों का बहुत धन्यवाद, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं अब ताकि पुलिस कर्मियों की जिस तरह की शहादत उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रही है उस पर रोक लग सके। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक यूपी पुलिस के जवान यूं ही अपराधियों की साजिश का शिकार होंगे? यूपी पुलिस को कब तक शहादत देनी होगी? आखिर कब तक एक परिवार अपने लाल को यूं ही खोता रहेगा? गोद में लेटी 4 महीने की मासूम अभी पापा बोलना भी नहीं सीखी होगी, जिसने अपने पिता को खो दिया। जब मुंह से बोल फूटेंगे तो कभी अपने पिता को पुकार भी नहीं पाएगी। 2.5 साल की उस बच्ची को ठीक से पता नहीं होगा कि जिस गोद में उसकी सारी खुशियां सिमटी हुई थी, वो पिता अब हमेशा के लिए। आज ये आंखें सवाल कर रही हैं कि पापा कब आएंगे। शहीद कांस्टेबल देवेंद्र सिंह के घर में मातम फैला हुआ है। 3 साल पहले देवेंद्र सिंह की शादी हुई थी। 2 बेटियां पिता खो चुकी हैं, माँ बाप जवान। शहीद कांस्टेबल देवेंद्र सिंह 2015 में यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे। वो आगरा के रहने वाले थे। एक दिन पहले ही पिता से बात हुई थी, लेकिन घर वालों ने सोचा भी नहीं था कि अपने लाल की आवाज वो आखिरी बार सुन रहे हैं। परसों हुई। क्या कह रहा था? परसों हुई थी ये ऐसो साहब इनके संग गोविंद की माँ खत्म हो गई थी, माँ खनौली। वहाँ साथ गया था, उसके लौटते समय फिर थाने में ऐसो साहब गए। फिर क्या हुआ? उसके बाद में बातें ने फोन लगाया मेरे लिए, मानी पापा जी क्या कर रहे हो? मैं जो मेरे बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पानी गेहूं में देकर नीचू हो गया हूँ। मैं बेटियां हैं, एक बेटी 3 साल की है, एक बेटी 3 महीने की है। इनका परिवार बहुत ही दुख में डूबा हुआ है। हम सरकार से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इनकी बहन की शादी के लिए मदद करें और इनके लिए शहीद स्मारक बनाया जाए। शहीद देवेंद्र सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। देवेंद्र के पिता भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और कासगंज के डीएम से लिपट कर रो पड़े। डीएम ने 2015 में पुलिस में भर्ती हुए थे, 17 में शादी हुई थी, 2 छोटी छोटी बेटियां हैं। पूरे परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी, इस बात को समझा जा सकता है। उम्मीद यही कि अपराधियों पर लगाम लगे और इस तरह से पुलिसकर्मियों की शहादत किसी भी प्रदेश में नहीं हो। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें हमारे नेटवर्क पर चल रहे कोलगेट के स्माइल करो और शुरू हो जाओ पहल के अंतर्गत हमने हाल ही में देश के पैंडेमिक हीरोज को एक स्पेशल शो कीप इंडिया स्माइलिंग में सम्मानित किया। आइए आपको दिखाते हैं इस जश्न की कुछ झलकियां, जिसमें हम मिले कई अद्भुत स्माइल हीरोज से। एक शानदार जश्न जो था उन स्माइल हीरोज के नाम, जिन्होंने इस मुश्किल दौर में अपने आशावादी नजरिए से भारत को सशक्त किया। हमें बस ये दिख रहा था कि हम कैसी राहत पहुंचाएं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। लोगों को ना क्या बोलते हैं, जीवित रखने के लिए और एक देश के प्रति एक सेवा है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। मैं आप तीनों को सलाम करता हूं कि आपने इतनी कठिनाइयों में इतनी एक आशावादी दृष्टि से अपना काम किया और हम सबको इंस्पायर किया।
शो में मुख्य अतिथि थीं देश की सबसे बड़ी स्माइल हीरो सुधा मूर्ति जी। सामना करो, सामना करने से हिम्मत आता है और पॉजिटिव थिंकिंग करने से मन प्रसन्न होता है। मैं कहूंगी कि गर शक हो। और नीति मोहन ने समर्पित की इन सबको अपनी एक मधुर प्रस्तुति। ना रुको कभी, इंसान हो, मुस्कान ही मुस्कान हो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।